हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ममता मैथ्स ट्यूटोरियल। और आज 12th क्लास में लेक्चर 96 है। ये हम चैप्टर 10 कर रहे हैं वेक्टर्स का, और आज करेंगे आगे के टॉपिक्स। तो फर्स्ट टॉपिक हमारे पास क्या है? एडिशन ऑफ वेक्टर्स, कि वेक्टर्स को हम ऐड कैसे करेंगे। इसमें एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट आपके पास आएगा, ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन। देखिए क्या होता है ये। अ वेक्टर ए बी simply means the displacement from a point A to point B। वेक्टर ए बी का मतलब इनिशियल पॉइंट ए है, टर्मिनल पॉइंट बी है, ए से लेकर बी तक की क्या है? डिस्प्लेसमेंट है। नाउ व्हेन वन मूव्स फ्रॉम ए टू बी एंड देन फ्रॉम बी टू सी, अगर कोई कैंडिडेट ए से लेकर बी तक जाता है, फिर बी से लेकर सी तक जाता है, द नेट डिस्प्लेसमेंट विल बी फ्रॉम ए टू सी। तो उसकी डिस्प्लेसमेंट कहां हुई? ओरिजिनल पॉइंट से टर्मिनल पॉइंट तक, ए से लेकर सी तक, गिवन बाय ए सी एंड एक्सप्रेस्ड एज। और ये ए सी निकलेगी कैसे? ए बी प्लस बी सी। वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी से ये लेंथ निकलेगी वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। ठीक है, ये आपके पास क्या है? ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन है, कि वेक्टर्स को हम इस तरह से ऐड करते हैं। स्टेटमेंट की अगर बात करें, इफ टू वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय द टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल टेकन इन ऑर्डर, अगर दो वेक्टर्स ट्रायंगल की दो साइड्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं टेकन इन ऑर्डर, ए से बी और फिर बी से सी, देन देयर सम इज रिप्रेजेंटेड बाय द थर्ड साइड ऑफ द ट्रायंगल टेकन इन द अपोजिट ऑर्डर। तब उनका सम क्या होता है? ट्रायंगल की थर्ड साइड होती है बस टेकन इन अपोजिट ऑर्डर, यानी कि ऑर्डर अब चेंज हो जाएगा। ए बी है, बी सी है, बट अब सी ए ना होके ये हमारे पास क्या निकलेगी? ए सी निकलेगी, इन दोनों का सम। ये है आपके पास ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन। नेक्स्ट लॉ है हमारे पास पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन। नेक्स्ट वन, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन। If two vectors A and B represented by two adjacent sides of a parallelogram in magnitude and direction, ये क्या कह रहा है कि पैरेललोग्राम की समांतर चतुर्भुज की एडजेसेंट साइड्स, आसन्न भुजाएं, मतलब जो किसी एक पॉइंट पे जुड़ी हुई हैं, अगर दो वेक्टर उन्हें रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ओ ए ये ए वेक्टर है, ओ सी ये वेक्टर बी है। ठीक है, देन देयर सम a plus b is represented in magnitude and direction by the diagonal of the parallelogram। तो अब पैरेललोग्राम का डायगोनल क्या होगा? इन दोनों वेक्टर्स का सम होगा। ये हमारे पास क्या है? पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन है। अगर हमें किसी पैरेललोग्राम की दो एडजेसेंट साइड्स वेक्टर्स के रूप में दे रखी हैं, वेक्टर ए और वेक्टर बी, देन डायगोनल क्या होगा? उन दोनों का सम होगा। तो ये था पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन। क्या ये दोनों लॉ ऑफ एडिशन इक्विवेलेंस हैं? तो एक बार उनकी इक्वालिटी को हम चेक करते हैं। इक्विवेलेंस ऑफ टू लॉज, यस, ये दोनों लॉ इक्वल हैं। ये फिगर देखते हैं हम। ट्रायंगल लॉ क्या कहता है? ओ ए प्लस ए बी किसके बराबर है? ओ बी के। ठीक है, बट हमें पता है कि ये पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स बराबर होती हैं, तो हम ए बी की जगह ओ सी लिख सकते हैं, बिल्कुल इनको चेंज कर सकते हैं। अब हमारे पास क्या रिजल्ट आ गया? ओ ए प्लस ओ सी इक्वल टू ओ बी। ये क्या था? ये तो पैरेललोग्राम लॉ था। हम ट्रायंगल लॉ लेके चले थे, पैरेललोग्राम लॉ पे पहुंच के, मतलब बोथ लॉज क्या है? हमारे पास इक्विवेलेंट है। ठीक है बच्चे, सिंपली हमने दो लॉज पढ़े हैं, एक ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन और एक पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन। ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन क्या होता है? अगर दो वेक्टर ट्रायंगल की दो साइड को रिप्रेजेंट करते हैं, तो थर्ड साइड उनके सम को रिप्रेजेंट करेगी, बट डायरेक्शन आपने क्या लेनी है? टेकन इन अपोजिट ऑर्डर लेनी है। ठीक है, और पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन में क्या है? अगर दो वेक्टर पैरेललोग्राम की एडजेसेंट साइड को शो करते हैं, तो जो डायगोनल होगा वो उनका क्या होगा? सम होगा। और ये दोनों ही लॉज क्या है? इक्विवेलेंट है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर एडिशंस। फर्स्ट है हमारे पास वेक्टर एडिशन इज कम्यूटेटिव, कि ए वेक्टर में बी को ऐड करो या बी वेक्टर में ए को ऐड करो, एक ही बात है। सेकेंड है हमारे पास वेक्टर एडिशन इज एसोसिएटिव, ये तीन वेक्टर्स में होती है। हमारे पास तीन वेक्टर्स हैं, तो पहले लास्ट वाले दो वेक्टर्स को ऐड करके फिर उनमें पहले वाला वेक्टर ऐड करो, या फिर पहले वाले दो वेक्टर को ऐड करके फिर उसमें लास्ट वाला वेक्टर ऐड करो, एक ही बात है। थर्ड, एडिटिव आइडेंटिटी। आइडेंटिटी देखिए बच्चे हम कैसे निकालेंगे, बात हो रही है एडिटिव आइडेंटिटी,
किसी वेक्टर में कौन सा वेक्टर ऐड करें कि वही वेक्टर रह जाए। एक तरह से हम कुछ भी ऐड ना करें, यानी कि जीरो वेक्टर। ए वेक्टर में हमने जीरो वेक्टर ऐड किया, या फिर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, जीरो वेक्टर में हमने ए वेक्टर ऐड किया तो ए वेक्टर ही रहेगा। तो ये जीरो वेक्टर वेक्टर ए की एडिटिव आइडेंटिटी कहलाएगा। एक इसके साथ इनवर्स भी होता है, वो बाद में आएगा, बट आप साथ के साथ देख ही लीजिए वो क्या होगा। यानी कि किसी वेक्टर में क्या ऐड करें कि इसकी आइडेंटिटी आ जाए। अब हमें पता है वेक्टर्स के केस में एडिटिव आइडेंटिटी जीरो होती है, तो किसी वेक्टर में हम क्या ऐड करें कि हमारे पास जीरो वेक्टर आ जाए। ऑब्वियसली इस वेक्टर का हम क्या ऐड कर दें, नेगेटिव वेक्टर ऐड कर दें। तो ये माइनस वेक्टर ए का एडिटिव इनवर्स हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास डिफरेंस ऑफ ए वेक्टर्स। दो वेक्टर्स के डिफरेंस का क्या मतलब है। अगर वेक्टर ए और वेक्टर बी दो में गिवन वेक्टर्स दिए हुए हैं तो इनका डिफरेंस का मतलब ये होता है, ठीक है, कि वेक्टर ए में हम वेक्टर बी का नेगेटिव ऐड कर देंगे, मतलब हम उनका क्या निकाल रहे हैं, डिफरेंस निकाल रहे हैं। तो ये तो सारी प्रॉपर्टी थी वेक्टर एडिशन की। अब हम देखते हैं किसी वेक्टर को जब हम मल्टीप्लाई करें किसी स्केलर से, वेक्टर की वेक्टर से मल्टीप्लाई बाद में आएगी, बट अगर हम किसी वेक्टर की स्केलर से मल्टीप्लाई करें तो क्या रिजल्ट आएंगे, देखिए जरा। तो हम बात कर रहे थे किसी वेक्टर की स्केलर से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। इफ ए बी ए गिवन वेक्टर, वेक्टर ए कोई भी हमें गिवन वेक्टर है, लैम्डा बी ए स्केलर, लैम्डा स्केलर क्वांटिटी है, इसकी कोई भी वैल्यू हो सकती है। Then the product of vector A by the scalar lambda denoted by lambda vector A and is called the multiplication of vector A by scalar lambda। अगर मैग्नीट्यूड की बात करें तो लैम्डा A इस सारे का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, लैम्डा का मैग्नीट्यूड और वेक्टर A का मैग्नीट्यूड। A geometrical visualization of multiplication of a vector by the scalar is given as। अगर geometrical visualization देखें कि एक वेक्टर की स्केलर से मल्टीप्लाई होती है तो उसका क्या मतलब है, देखिए जरा। ये वेक्टर A है, ठीक है, अगर इसकी 1/2 से मल्टीप्लाई होती है तो इसका ये हाफ हो जाएगा, ठीक है, डायरेक्शन यही है देखिए। और अगर -1/2 से इसकी मल्टीप्लाई होगी तो लेंथ तो सेम रहेगी, बट 1/2 और -1/2 में क्या फर्क है, डायरेक्शन वेक्टर की चेंज हो जाएगी। -2 से अगर मल्टीप्लाई होती है तो इस वेक्टर ए का डबल हो जाएगा, बट क्योंकि नेगेटिव है तो डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। एक्चुअल में वेक्टर की स्केलर से मल्टीप्लिकेशन का ये मतलब है, ठीक है। व्हेन लैम्डा इक्वल टू -1, जब यहाँ पे किसी स्केलर की वैल्यू -1 है तब हमारे पास लैम्डा ए क्या हो जाएगा, -a। इसका मतलब विच इज अ वेक्टर हैविंग मैग्नीट्यूड इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ ए। माइनस वेक्टर ए का मतलब वेक्टर ए की जितनी ही लेंथ है, बट डायरेक्शन क्या हो जाएगी, वेक्टर ए से अपोजिट हो जाएगी, वही जो हमने अभी विजुअलाइजेशन में देखा, ठीक है। अब कुछ एक इंपॉर्टेंट रिमार्क्स हैं, नोट्स हैं वेक्टर और स्केलर की मल्टीप्लीकेशन से रिलेटेड, वो देखिए जरा क्या है। The vector -a is called the negative और additive inverse। देखिए कहा था ना additive inverse आएगा बाद में, ये चीज वही है जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं कि a में -a को ऐड करें तो क्या आएगा, हमारे पास additive identity आएगी वेक्टर की, या नेगेटिव साइड ऑफ a में a को ऐड करें तब क्या आएगा, आपके पास जीरो वेक्टर आएगा, जो कि हमारे पास एडिटिव आइडेंटिटी रहेगी वेक्टर a की। इस माइनस वेक्टर ए को क्या कह देंगे, एडिटिव इनवर्स कह देंगे वेक्टर ए का। ये तो थी बात जब लैम्डा की वैल्यू क्या है, -1 है। जब लैम्डा की वैल्यू 1 में वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड हो जाए देन वैल्यूज रखते हैं, हमें पता है लैम्डा ए का मैग्नीट्यूड क्या होता है, लैम्डा का मैग्नीट्यूड ए का मैग्नीट्यूड। अब हम लैम्डा की वैल्यू रखेंगे, ए मैग्नीट्यूड से ए मैग्नीट्यूड कट जाएगा, क्या बचेगा 1। यानी कि एक तरह से ये हमारे पास क्या है, यूनिट वेक्टर है डायरेक्शन में, किस वेक्टर की, वेक्टर ए के वेक्टर की, ठीक है। क्यों, क्योंकि वेक्टर ए की किसी स्केलर से मल्टीप्लाई की तो वो हमारे पास क्या आ गया, यूनिटी आ गया, ठीक है। और हमें पता है जिस वेक्टर का मैग्नीट्यूड यूनिटी होती है उसे हम क्या कहते हैं, यूनिट वेक्टर कहते हैं।
और वेक्टर ए में बात करें तो वेक्टर ए का मतलब क्या है, कैप लगी हुई है, मतलब यूनिट वेक्टर को हम किससे डिनोट करेंगे, यूनिट वेक्टर से हम वेक्टर ए अपॉन में इसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ठीक है, ये हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है अगर हमें कोई यूनिट वेक्टर निकालना है तो। ठीक है, क्या करेंगे, वही वेक्टर लिखेंगे और उसके मैग्नीट्यूड से उसको क्या कर देंगे, हम डिवाइड कर देंगे। नेक्स्ट है हमारे पास टॉपिक कंपोनेंट्स ऑफ ए वेक्टर, कि वेक्टर हम जो कह देते हैं इसके कंपोनेंट्स होते हैं, अब उनके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। ये हमने क्या लिया, तीनों कोऑर्डिनेट एक्सिस एक्स वाई और जेड एक्सिस। लेट अस टेक अ पॉइंट, एक पॉइंट हमने ए लिया जिसकी कोऑर्डिनेट क्या है 1 0 0, एक्स एक्सिस पे पॉइंट ले रहे हैं तो ऑब्वियसली वाई और जेड कोऑर्डिनेट 0 होंगे और ये लेंथ हमने क्या ली है 1। सिमिलरली वाई एक्सिस पे पॉइंट बी लिया जिसके कोऑर्डिनेट क्या है 0 1 0 और जेड एक्सिस पे एक पॉइंट लिया जिसके कोऑर्डिनेट क्या है 0 0 1। अब ध्यान से देखें तो ओ ए का मैग्नीट्यूड, ये लेंथ क्या है हमारे पास 1 ही है, ओ बी का मैग्नीट्यूड ये भी 1 ही है, ओ सी का मैग्नीट्यूड ये भी क्या है 1 ही है। द वेक्टर्स ओ ए ये वाला वेक्टर्स, वेक्टर्स ओ बी ये वाला वेक्टर्स एंड वेक्टर ओ सी ये वाला वेक्टर्स हैविंग मैग्नीट्यूड 1, इनकी लेंथ, इनका मैग्नीट्यूड क्या है 1 है और जिनका मैग्नीट्यूड 1 होता है उन्हें हम क्या कहते हैं, यूनिट वेक्टर्स कहते हैं। तो ये हमारे पास क्या बन गए, यूनिट वेक्टर बन गए अलोंग द एक्सिस ओ एक्स ओ वाई और ओ जेड। और इन्हें हम किससे डिनोट करेंगे, एक्स एक्सिस वाले वेक्टर को हम आई से डिनोट करेंगे, वाई एक्सिस वाले वेक्टर को हम जे से डिनोट करेंगे और जेड एक्सिस वाले वेक्टर को हम के से डिनोट करेंगे। ये नोटेशन है। दोबारा देख लीजिए, हमने क्या किया कि अब कुछ एक पॉइंट्स लिए ए बी और सी, इस तरह से लिए कि इन सब का मैग्नीट्यूड क्या था 1 था और ये सारे क्या ले लिए हमने, यूनिट वेक्टर्स ले लिए और इनको किससे डिनोट करेंगे, आई जे और के से। एक रिमार्क नेक्स्ट, द पोजीशन वेक्टर ऑफ पी विद रेफरेंस टू ओ इज गिवन बाय। अगर अब कोई हम वेक्टर पी ले लें, ठीक है, अब हमें पता है इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे एक्स वाई और जेड, तो इसको वेक्टर की फॉर्म में हम कैसे लिखेंगे, ये हमारे पास क्या है आर वेक्टर है, तो आर वेक्टर को हम किससे डिनोट करेंगे, एक्स आई यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, वाई जे और जेड के, ये हमारी नोटेशन रहेगी वेक्टर्स के लिए। ठीक है, दिस फॉर्म ऑफ एनी वेक्टर इज आर कंपोनेंट फॉर्म। अब इस वेक्टर को पहले तो हम सिर्फ ये ए बी सी ऐसे लिखते आए थे, अब हमने इनको सेपरेट कर दिया एक्स वाई और जेड की फॉर्म में। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी, किसी भी वेक्टर की कंपोनेंट फॉर्म आ जाएगी। यहाँ पे एक्स वाई जेड ये तो स्केलर कंपोनेंट रहेंगे, एक्स के साथ अगर ये आई, वाई के साथ अगर जे और z के साथ अगर k लग जाता है, ये क्या है यूनिट वेक्टर ही तो है, तो और ये क्या हो गया अब हमारे पास वेक्टर कंपोनेंट हो गए। ठीक है, कुछ एक और रिजल्ट भी है इनसे रिलेटेड, वो देखिए। नेक्स्ट है हमारे पास द लेंथ ऑफ एनी वेक्टर, अगर कोई वेक्टर r हमारे पास एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के की फॉर्म में है, तो हम उसकी लेंथ, उसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे। अगेन जब हमें पता है कि ओरिजिनल पॉइंट क्या है 0 0, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, लेंथ हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला से ही निकालेंगे, x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस z माइनस 0 का होल स्क्वायर, तो कैसे निकलेगी x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर अंडर द रूट। ठीक है, और एक और इंपॉर्टेंट रिजल्ट, जब हम ये वेक्टर लिखते हैं कि ए बी वेक्टर, इसका मतलब हमने क्या करना है, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी, बी के पोजीशन वेक्टर में से हमने ए के पोजीशन वेक्टर को माइनस करना है। आपको ए वेक्टर के कंपोनेंट कुछ मिल जाएं, बी वेक्टर के कंपोनेंट्स कुछ मिल जाएं और हमसे कहा जाए कि ए बी निकालिए, तो बी के कंपोनेंट्स में से ए को हमने क्या करना होता है, माइनस करना होता है, और इस तरह से हम किसी भी वेक्टर को क्या कर सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं। अब जब कंपोनेंट की फॉर्म आ जाए तब वेक्टर्स किस तरह से बिहेव करेंगे, देखिए जरा। इफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी एनी टू वेक्टर्स गिवन इन द कंपोनेंट फॉर्म, ए वेक्टर का क्या दे रखा हमें, a1i प्लस a2j प्लस a3k, कंपोनेंट फॉर्म दे रखी है, ध्यान दीजिए। जैसे कि वेक्टर r को कैसे रिप्रेजेंट किया था, xi प्लस yj प्लस z के यूनिट वेक्टर्स के साथ, ये कंपोनेंट फॉर्म में आई है। और बी वेक्टर को कैसे लिख रहे हैं,
b1i प्लस b2j प्लस b3k। देन सम, इन दोनों वेक्टर्स का सम का मतलब क्या है कि कॉरस्पॉन्डिंग यूनिट वेक्टर के स्केलर्स ऐड होंगे। अगर i के साथ क्या है a1 b1 ये ऐड होंगे, j के साथ क्या है a2 b2 ये ऐड होंगे, और k के साथ क्या है a3 b3 ये ऐड होंगे। कंपोनेंट वाइज ही ऐड होंगे। डिफरेंस की बात करें तो कंपोनेंट वाइज ही माइनस होंगे। थर्ड, टू वेक्टर्स a एंड b आर इक्वल। दो वेक्टर्स कंपोनेंट फॉर्म में हैं और वो इक्वल कब होंगे, जब कंपोनेंट वाइज उनके स्केलर्स इक्वल होंगे। फोर्थ, द मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए वेक्टर a बाय एनी स्केलर लैम्डा इज गिवन बाय। अगर हम किसी वेक्टर a की मान लो यहाँ लैम्डा से मल्टीप्लाई करते हैं, इसके सारे से लैम्डा से मल्टीप्लाई होगी तो स्केलर स्केलर की मल्टीप्लाई होगी। लैम्डा a1i प्लस लैम्डा a2j प्लस लैम्डा a3k कंपोनेंट वाइज स्केलर से क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी। कुछ एक और रिजल्ट्स भी हैं वो देखिए। ये हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज है। अभी तक हम बात कर रहे थे एक स्केलर की। अगर मान लो दो स्केलर आ जाएं, k और m, दो स्केलर्स हैं और दो वेक्टर्स हैं, तो मल्टीप्लिकेशन एडिशन कैसे होगा देखिए जरा। अगर वेक्टर a की स्केलर से मल्टीप्लाई हुई है और वेक्टर a की ही दूसरे स्केलर से मल्टीप्लाई हुई है और उनका एडिशन हो रहा है, तो हम इसको क्या कर सकते हैं, स्केलर स्केलर को ऐड करके फिर वेक्टर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। अगर वेक्टर a की मल्टीप्लाई हो रखी है स्केलर से और फिर उसकी अगले स्केलर से मल्टीप्लाई हो रखी है, तो हम स्केलर स्केलर की मल्टीप्लाई करके बाद में वेक्टर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। अगर दो वेक्टर्स आपस में ऐड हो रहे हैं और उनके किसी स्केलर से मल्टीप्लाई हो रखी है, तो पहले हम स्केलर से मल्टीप्लाई करके फिर उनको ऐड कर सकते हैं। ठीक है। ये हमारे पास क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज हैं। अगेन कुछ एक रिमार्क्स और हैं, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रिमार्क्स हैं, उन्हें देखिए। इंपॉर्टेंट रिमार्क्स फर्स्ट क्या है, लैम्डा a इज ऑलवेज कोलिनियर टू वेक्टर a। बिल्कुल हम कर चुके हैं। अगर ये वेक्टर a है तो स्केलर से मल्टीप्लाई अगर हम करें तो ये बन जाता है। तो ये हमारे पास क्या है, कोलिनियर वेक्टर तो रहेंगे ही रहेंगे। टू वेक्टर्स a एंड b आर कोलिनियर। दो वेक्टर्स कोलिनियर कब है, इफ एंड ओनली इफ देयर एग्जिस्ट अ नॉन जीरो स्केलर सच दैट वेक्टर b इक्वल टू लैम्डा वेक्टर a। अगेन इसे भी हम कह सकते हैं कि ये वेक्टर b है, ये वेक्टर a है। अगर किसी वेक्टर a को लैम्डा से मल्टीप्लाई करने के बाद नया वेक्टर आ रहा है, तो ये दोनों ही वेक्टर क्या हो जाएंगे, कोलिनियर हो जाएंगे। थर्ड, अगर वेक्टर a है a1i प्लस a2j प्लस a3k और वेक्टर b है b1i प्लस b2j प्लस b3k। अब ये दो वेक्टर्स कोलिनियर कब हो जाएंगे, जब कंपोनेंट वाइज इनका रेशियो किसी स्केलर के, किसी कांस्टेंट के बराबर होगा। ठीक है। फोर्थ, अगर वेक्टर a को हम ऐसे लिखते हैं a1i प्लस a2j प्लस a3k कंपोनेंट फॉर्म में लिखते हैं, तो ये जो a1 a2 a3 है, ये वेक्टर a के क्या है, डायरेक्शन रेशियोज होते हैं। ठीक है। एक लास्ट रिमार्क और है और उसके बाद हम करते हैं एक्सरसाइज 10.2 के एग्जांपल्स को डिस्कस। फिफ्थ रिमार्क देखिए, if it is given that L, M, N are direction cosine of a vector। यहाँ पे अब डायरेक्शन कोसाइन की बात हो रही है। अभी अभी हमने देखा कि अगर वेक्टर a को हम a1i प्लस a2j प्लस a3k की फॉर्म में लिखते हैं, तो ये जो a1, a2, a3 है, ये इस वेक्टर के डायरेक्शन रेशियोज हैं। ठीक है। अगर अब हम किसी वेक्टर को li प्लस mj प्लस एन के की फॉर्म में लिखते हैं, तो ये एल, एम और एन उस वेक्टर के डायरेक्शन कोसाइन होंगे और साथ की साथ उस वेक्टर की डायरेक्शन में ये क्या होंगे, यूनिट वेक्टर भी होंगे। इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या आएगा, यूनिटी आएगा। क्योंकि ये डायरेक्शन कोसाइन है तो हम इसे किस में चेंज कर सकते हैं, कोस अल्फा आई प्लस कोस बीटा जे प्लस कोस गामा के में हम इसे लिख सकते हैं
क्योंकि ये L, M, N हमारे पास कैसे आए हैं, अगर कोई वेक्टर x एक्सिस के साथ अल्फा, y एक्सिस के साथ बीटा और z एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ गामा एंगल बनाता है और हम इनका कोसाइन ले लेते हैं तो वो बन जाते हैं हमारे पास डायरेक्शन कोसाइन, कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा। हम इन्हें रिप्रेजेंट किससे करते हैं, L, M और N से। यानी कि अगर किसी वेक्टर को डायरेक्शन कोसाइन वाले कंपोनेंट की फॉर्म में लिखा जाएगा तो ये वेक्टर यूनिट वेक्टर बनेगा इन द डायरेक्शन ऑफ दैट वेक्टर। ठीक है बच्चे, ये तो था सारा बेसिक बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक आपको बेसिक नहीं आएगा आप आगे क्वेश्चंस नहीं सॉल्व कर पाएंगे। तो अब डिस्कस करते हैं एक्सरसाइज के एग्जांपल्स को। एग्जांपल 4, find the values of x, y and z so that the vector a xi plus 2j plus zk and vector b 2i plus yj plus k are equal। हमने बेसिक में पढ़ा था कि दो वेक्टर्स इक्वल कब होते हैं, जब उनके कॉरस्पॉन्डिंग कंपोनेंट्स इक्वल होते हैं। तो ए वेक्टर में i के साथ स्केलर x है और दूसरे वेक्टर में i के साथ स्केलर 2 है। तो जब ये कंपोनेंट वाइज इक्वल होंगे तभी कंप्लीट वेक्टर भी इक्वल होंगे। इसने क्या कहा है कि कंप्लीट वेक्टर इक्वल हैं, तो हम इनके कंपोनेंट्स को कंपेयर कर दें। x की वैल्यू क्या आ जाएगी 2, यहां से y की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 और z की वैल्यू क्या आ जाएगी 1। हमें x, y, z की वैल्यू ही निकालनी थी। एग्जाम्पल 5, लेट एक वेक्टर a दे रखा है, वेक्टर b दे रखा है। क्या मैग्नीट्यूड ऑफ a इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ b है? हमें ये चेक करना है तो हम इनका मैग्नीट्यूड निकाल देते हैं। अब हमें पता है अगर कोई भी वेक्टर xi प्लस yj प्लस zk की फॉर्म में होता है तो हम इसका मैग्नीट्यूड, वैसे तो ये r से डिनोट होता है, हम इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकाल देते हैं, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो यहाँ पे i के साथ क्या है 1 का स्क्वायर, j के साथ क्या है 2 का स्क्वायर और रूट 5। सिमिलरली हमने वेक्टर b का मैग्नीट्यूड निकाला, दोनों इक्वल हैं, बिल्कुल इक्वल हैं। आर द वेक्टर्स a एंड b इक्वल, क्या ये वेक्टर्स भी इक्वल हैं? अब वेक्टर्स इक्वल होंगे या नहीं होंगे मतलब उनका कंपोनेंट वाइज इक्वल है या नहीं है। तो यहाँ पे i के साथ क्या है स्केलर 1 है और यहाँ पे i के साथ क्या है 2 है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि वेक्टर a और b इक्वल नहीं है। ठीक है, दो वेक्टर्स की इक्वलिटी के लिए उनका कंपोनेंट वाइज इक्वल होना जरूरी है। नेक्स्ट एग्जांपल 6 देखिए। एग्जांपल 6, फाइंड ए यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर a। वेक्टर a की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर निकालना है। जरा हम बेसिक में पढ़े फॉर्मूले को रिवाइज करें कि यूनिट वेक्टर a हम कैसे निकालते हैं। वेक्टर a को वेक्टर के ही मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देते हैं तो वो यूनिट वेक्टर निकल आता है। यहाँ पे हमें वेक्टर a दे रखा है 2i प्लस 3j प्लस k। तो पहले हम इसका मैग्नीट्यूड निकाल दें, x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस z का स्क्वायर और अंडर द रूट ये आया रूट 14। अब हमारे पास फॉर्मूला है, जस्ट रिप्लेस द वैल्यूज। तो यूनिट वेक्टर a क्या आ जाएगा, वेक्टर a को डिवाइड कर दो वेक्टर a के मैग्नीट्यूड से ही, तो ये हमारे पास आंसर आ गया। एग्जाम्पल 7 को देखिए कैसे सोल्व होगा। एग्जाम्पल 7, फाइंड ए वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर दैट हैज मैग्नीट्यूड 7 यूनिट्स। जब भी हमें किसी वेक्टर की डायरेक्शन में वेक्टर निकालने के लिए कहा जाए, दैट इज कि हमें यूनिट वेक्टर निकालना है। ठीक है, बट इसमें एक चीज और दे रखी है, मैग्नीट्यूड 7 होना चाहिए। तो हम पहले यूनिट वेक्टर निकाल लें। यूनिट वेक्टर का हमारे पास फॉर्मूला है वही वेक्टर और इसे इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो। वेक्टर a हमारे पास है, मैग्नीट्यूड हमने निकाला और ये आ गया यूनिट वेक्टर। ठीक है, बट हमें मैग्नीट्यूड कितना चाहिए था, 7 चाहिए था। तो हमने इसको क्या कर दिया, 7 से मल्टीप्लाई कर दिया और हमें हमारा आंसर मिल गया। देखते हैं एग्जाम्पल 8 को। एग्जाम्पल 8, फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ द सम ऑफ द वेक्टर्स। इन वेक्टर्स के सम के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर निकालना है। तो पहले इन वेक्टर्स का सम कर दें। वेक्टर्स का सम हमें पता है कंपोनेंट वाइज होगा, 2 और 2 4i, 2 और 1 3, -5 प्लस 3 माइनस के 2k। यानी कि अब हमें इस वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालना है। तो इसे हमने कोई भी नाम दे दिया c
ऑब्वियसली हम इसका क्या निकालेंगे, मैग्नीट्यूड निकालेंगे। और यूनिट वेक्टर का हमारे पास फॉर्मूला होता है, जिस वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालना है उस वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से क्या कर दो, डिवाइड कर दो। ठीक है, ये आ जाएगा हमारे पास यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ दैट वेक्टर। डिस्कस करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। एग्जांपल 9, राइट द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द वेक्टर दिस एंड हेंस कैलकुलेट इट्स डायरेक्शन कोसाइन। ठीक है, पहले हमने क्या लिखना है कि डायरेक्शन रेशियोज लिखने हैं और फिर डायरेक्शन कोसाइन निकालने। अब हमें पता है कि किसी भी वेक्टर को अगर हम कंपोनेंट फॉर्म में लिखते हैं तो जो ये i, j, k के साथ स्केलर्स हैं यही क्या होते हैं, इस वेक्टर के डायरेक्शन रेशियोज होते हैं। ये हमने बेसिक में पढ़ा था। तो यहां पे वेक्टर के डायरेक्शन रेशियोज क्या आगे, 1, 1 और -2, ये आगे डायरेक्शन रेशियोज। अब बात करते हैं डायरेक्शन कोसाइंस की। L, M, N जब डायरेक्शन कोसाइंस होते हैं तो ये उनकी वैल्यूज होती हैं। डायरेक्शन कोसाइन निकालने का तरीका है कि पूरे वेक्टर के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो किस किस को, डायरेक्शन रेशियोज को। तो हमारे पास पहले वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल लें, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, ये बनेगा √6। तो डायरेक्शन कोसाइन क्या आएंगे, 1/√6, 1/√6 माइनस 2/√6, ये बनेंगे हमारे पास डायरेक्शन कोसाइंस। ठीक है, इसको और इजीली समझना चाहें तो डायरेक्शन रेशियोज क्या थे, 1, 1 और -2, इन्हीं के ही मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो, √6। ठीक है, ये बन जाएंगे डायरेक्शन कोसाइन। फॉर्मूला होता है, अगर A, B, C डायरेक्शन रेशियोज होते हैं तो डायरेक्शन कोसाइन होते हैं A/A² प्लस B² प्लस C², B/A² प्लस B² प्लस C² C/A² प्लस B² प्लस C²। आपको ऐसे करना, आप ऐसे कर लीजिए, आपको ऐसे करना, आप ऐसे कर लीजिए। डायरेक्शन रेशियोज अगर गिवन हो तो हम डायरेक्शन कोसाइन इजीली निकाल सकते हैं, और डायरेक्शन कोसाइन हमें गिवन हो तो हम डायरेक्शन रेशियोज इजीली निकाल सकते हैं। डिस्कस करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। नेक्स्ट एग्जांपल से जाने से पहले एक डेफिनेशन है वो देखिए। वेक्टर ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स, 2 पॉइंट्स हमें गिवन है। ठीक है, देन इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे तो ये जो वेक्टर होगा इसकी डायरेक्शन है, ये जो वेक्टर होगा इसकी हमें इक्वेशन कैसे मिलेगी। देखिए जरा, अगर P1 पॉइंट के कोऑर्डिनेट हैं x1, y1, z1, P2 पॉइंट के कोऑर्डिनेट हैं x2, y2, z2, तो हमें मिलेगा P1, P2 किस तरह से, x2 माइनस x1 i, y2 माइनस y1 j, z2 माइनस z1 k। और मैग्नीट्यूड अगर हम निकालेंगे तो इस पूरे का स्क्वायर, इस पूरे का स्क्वायर, इस पूरे का स्क्वायर और अंडर द रूट। ये हमारे पास डेफिनेशन है, फॉर्मूला है। 2 पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाले वेक्टर की अगर हमें लेंथ निकालनी है या वेक्टर की हमें फॉर्म निकालनी है तो हम कैसे निकालेंगे। ठीक है, इसी पे बेस्ड रहेगा हमारा एग्जांपल 10। देखिए जरा, एग्जांपल 10, फाइंड द वेक्टर ज्वाइनिंग द पॉइंट्स P एंड Q डायरेक्टेड फ्रॉम P to Q। ठीक है, वहां पे क्या था, P1 से P2 था, डायरेक्टेड फ्रॉम P1 to P2। यहाँ पे क्या है, डायरेक्टेड फ्रॉम P to Q, P से लेकर Q तक, मतलब हमें ये निकालना है। अब Q वालों में से P को माइनस करेंगे। ध्यान से देखें, फॉर्मूला क्या था, x2 माइनस x1 i। टर्मिनेटिंग से हम इनिशियल में जा रहे थे, हमारे पास P से Q है तो Q टर्मिनेटिंग है, तो हमने क्या किया, -1 -2 साथ में i कंपोनेंट, -2 -3 -4 माइनस में 0। ये आ गया हमारे पास आंसर हमारे वेक्टर का P Q का क्या बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल पे जाने से पहले सेक्शन फॉर्मूला पढ़ेंगे हम, अब फिर हम इससे रिलेटेड एग्जांपल्स को करेंगे। हमने सेक्शन फॉर्मूला, विभाजन सूत्र लाइन के केस में पढ़ा है, अब हम वेक्टर्स के केस में पढ़ेंगे। वेक्टर केस 1 देखिए, जब हमारे पास क्या है, सेक्शन इंटरनली हो रहा है, वेक्टर हमारे पास क्या है, OP वेक्टर A है, OQ वेक्टर B है, और ये कोई पॉइंट R PQ को R पे कट कर रहा है इंटरनली, और ये वेक्टर R है, किस रेशियो में, M/N में डिवाइड कर रहा है।
हमारे पास ओ आर ये वेक्टर या फिर आर कैसे आएगा, अगेन एम बी प्लस एन ए अपॉन में एम प्लस एन, ऐसे ही होता है सेक्शन फॉर्मूला। अगर यही हमारे पास एक्सटर्नली आ जाए तो प्लस की जगह हमारे पास किसका साइन हो जाता है, माइनस का हो जाता है। और यही अगर मिड पॉइंट आ जाए तो वेक्टर आर हमारे पास क्या आएगा, ए प्लस बी डिवाइड बाय 2। ठीक है, ये वेक्टर्स के केस में है। अगर दो वेक्टर्स हैं ए और बी और इनको कोई पॉइंट यानी कि ये वेक्टर एम और एन में रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तब हम वेक्टर आर के कंपोनेंट्स कैसे निकालेंगे, एम बी प्लस एन ए अपॉन में जो रेशियोज हैं उनका सम। अब इंटरनली के केस में और एक्सटर्नली केस में प्लस की जगह माइनस होता है। मिड पॉइंट के केस में हम दोनों ही वेक्टर्स को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, डिस्कस करते हैं एग्जांपल 11। एग्जांपल 11, कंसिडर 2 पॉइंट्स P एंड Q विद पोजीशन वेक्टर OP एंड OQ। हमें दो वेक्टर्स मिल गए OP और OQ। फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पॉइंट R। जो P Q को किसी पॉइंट पे अगर R कट रहा है तो इसका हमने पोजीशन वेक्टर निकालना है और रेशियो क्या है, 2:1 है इंटरनली। ठीक है, 2:1 क्या है, इंटरनली है। तो हम फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देते हैं, 2 की इस वेक्टर से मल्टीप्लाई OQ वाले से, ठीक है, 1 की OP वेक्टर से मल्टीप्लाई अपॉन में 2 प्लस में 1। यही हमारे पास फॉर्मूला था। सिंप्लीफाई किया तो हमें हमारा आंसर मिल गया। नेक्स्ट, इसी केस में हमने एक्सटर्नली के लिए पोजीशन वेक्टर निकालना है OR का, तो वहां पे हमने क्या किया, प्लस की जगह क्या कर दिया, माइनस का साइन कर दिया। और ये एक्सटर्नली के केस में सेक्शन फॉर्मूला का यूज करके हमें मिला हमारा वेक्टर R या वेक्टर OR कह सकते हैं हम। ठीक है, और अब डिस्कस करते हैं आज के लेक्चर का लास्ट एग्जांपल। एग्जांपल 12, show that the points A, B, C are the vertices of a right angle triangle। कि ये आपके पास राइट एंगल ट्राइंगल समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं, ये देखना है। ठीक है, तो हमने क्या किया, ए बी निकाला। ए बी का मतलब पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। बी में से ए को कंपोनेंट वाइज घटा दीजिए। सिमिलरली हमने बी सी निकाला, सी में से बी को माइनस कर दिया। सी ए के लिए ए के पोजीशन वेक्टर्स में से हमने सी के पोजीशन वेक्टर्स को माइनस कर दिया। हमारे पास ए बी, बी सी और सी ए निकल आए। बट यहाँ पे हम निकालेंगे इनका मैग्नीट्यूड, इनकी लेंथ हम निकालेंगे। ठीक है, हमने इनकी लेंथ निकाली, साथ में यहाँ पे स्क्वायर भी ले लिया। ठीक है, क्योंकि हम क्या शो करेंगे, जहां पे राइट एंगल ट्राइंगल की बात हो रही है तो हम पाइथागोरस थ्योरम को शो करना चाहेंगे। अगर वेरीफाई हो रही है तो ये वर्टिसेस हैं राइट एंगल ट्राइंगल के, अदरवाइज नहीं है। तो क्या देखेंगे कि किसी एक साइड का स्क्वायर किसी बाकी दोनों साइड्स के स्क्वायर के सम के बराबर है या नहीं है। यहाँ पे बिल्कुल ए बी का स्क्वायर 41 इन दोनों के सम के बराबर है, मतलब ये ट्राइंगल हमारे पास क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल है, क्योंकि यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम हमारी प्रूव हो रही है। ठीक है बच्चे, हमने किए आज एक्सरसाइज 10.2 से रिलेटेड बेसिक और एग्जांपल्स। अगेन बच्चे ये बेसिक ये डेफिनेशंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अगर ये आपको अच्छे से क्लियर हो गई हैं तो फिर आप एक्सरसाइज के क्वेश्चंस बहुत अच्छे से निकाल लेंगे। डिस्क्रिप्शन में ये नोट्स हैं, नोट्स ले लीजिएगा और आगे सिलेबस करने के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहिए। इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।